कुछ वेरिएबल्स रैंडम वॉक, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो रैंडम वॉक को फॉलो कर रहे होते हैं। मीन के रैंडम वॉक, हमारे एक टीचर ने जब हमें पढ़ाया तो उन्होंने हमें कहा कि रैंडम वॉक और शराबी की चाल एक ही चीज होती है, कोई पता नहीं कि अगला कदम कहाँ पे आए। तो कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो रैंडमली वॉक कर रहे होते हैं। तो वो वेरिएबल्स बेसिकली ऐसे वेरिएबल्स का जो मीन और वेरिएंस होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं होता, वो टाइम के साथ जो है वो चेंज हो रहा होता है। बढ़ भी सकता है टाइम के साथ और कम भी हो सकता है। अगर हमने ऐसी सीरीज, ऐसे वेरिएबल्स जो कि स्टेशनरी नहीं है, अब पहले ये समझने स्टेशनैरिटी क्या है। स्टेशनैरिटी बेसिकली कहती है जब किसी वेरिएबल का मीन और उसका वेरिएंस टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, वो कांस्टेंट रहे, तो वो स्टेशनरी है। और अगर उसका मीन और उसका वेरिएंस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होना शुरू हो जाए, तो वो नॉन स्टेशनरी है। तो ओएलएस मॉडल अप्लाई करने से पहले हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है, अगर हम शॉर्ट रन का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो स्टेशनरी हैं। अगर हमारे वेरिएबल स्टेशनरी नहीं हैं और हम ओएलएस अप्लाई करते हैं, तो आप समझे कि वो ओएलएस के जो रिजल्ट्स हैं वो स्पूरियस हैं। अब कैसे, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। समटाइम दो वेरिएबल टाइम की वजह से बढ़ना शुरू हो गए, दोनों बढ़ते गए एट अ टाइम, वो टाइम का इफेक्ट है। अगर हमने उनको रिग्रेस करेंगे तो एक को डिपेंडेंट रख के दूसरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के, तो बड़े इंडिपेंडेंट वेरिएबल बड़ा हाईली सिग्निफिकेंट आपको नजर आ रहा होगा। तो क्या लगेगा, हमें लगेगा जैसे कि इन दोनों वेरिएबल्स का बड़ा हाई सिग्निफिकेंट जो है वो रिलेशनशिप है, लेकिन वो स्पूरियस होगा। जैसे कि लेट्स सपोज, मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि एक ही गली में दो लोग अगर जा रहे हैं तो उनको देख के हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही गली में एंटर हो गए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों इसी गली में ही रहते हैं। हो सकता है एक जो है वो रास्ता भूल के इधर आया हुआ हो, ठीक है। तो और हम उनका कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन हम इस वजह से कि दोनों एक ही साइड पे जा रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर बैठे कि दोनों एक ही बहुत गली पे में रहते हैं। रखें। तो इसलिए हमें जो है वो अपना मॉडल रन करने से पहले और उसके रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने से पहले जो है ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा वेरिएबल जो है वो स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनैरिटी जिसको हम कह रहे हैं, मीन और वेरिएंस का ओवर द टाइम चेंज होना, उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो ये इटसेल्फ टाइम है, टाइम के साथ साथ जो है वो चीजें चेंज होती रहती हैं। दूसरा, सम टाइम कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो क्वार्टरली होते हैं, मंथली भी उनका डेटा होता है, क्वार्टरली भी होता है। अब कुछ स्पेसिफिक क्वार्टर्स और मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और बाकी मंथ्स की निस्बत, और कुछ वेरिएबल में का इसके सेल है वो कंपेयर टू अदर क्वार्टर्स, जो है वो विंटर वाला जो क्वार्टर है उसमें उनकी सेल बहुत कम है। इसी तरह जो समर वाला क्वार्टर है उसमें जो है वो सेल बहुत ज्यादा है। तो ये सीजन का एक इम्पैक्ट है, यानी हर साल एक दो सीजन, दो क्वार्टर ऐसे होंगे जिसमें एक क्वार्टर में सेल बढ़ रही होगी और दूसरे क्वार्टर में सेल कम हो रही होगी। तो ये हमारे लिए एक एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को भी बिल्कुल हम इसी तरह कैप्चर करते होते हैं अपने मॉडल में, जिस तरह के हमने अभी टाइम के ये स्ट्रक्चरल ब्रेक को कैप्चर किया। बहरहाल इस प्रॉब्लम, अगर ये सीजनल वेरिएशन, सीजनल इम्पैक्ट है हमारे मॉडल पे, तो हमारा वेरिएबल स्टेशनरी नहीं रहेगा। तीसरी चीज जो हमारी वेरिएबल को नॉन स्टेशनरी करती है वो है जिसको आपने पढ़ा होगा, आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स में। बिजनेस साइकिल मीन के इकोनॉमी जो है उसमें रिपीटेड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस, जो एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो जारी रहता है। यानी कभी इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने बूम पे होती है, और कभी जो है वो अपने बॉटम पे आ जाती है। यानी कभी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज होती है, कभी बहुत स्लो होती है। और हर एक्टिविटी, हर बार जो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पे जाती है तो ये नेचुरली है कि पीक के बाद वो स्लो डाउन होगी, और स्लो डाउन के बाद फिर वो दोबारा से रिकवर करेगी और फिर पीक की तरफ जाएगी, जिसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं।
बिजनेस साइकिल की वैसे ही कुछ वेरिएबल्स जो हैं उनका मीन और वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। इसको हम कहते हैं सिक्लिकल फ्लक्चुएशंस, यानी सिक्लिकल फ्लक्चुएशन की वजह से भी हमारा जो वेरिएबल है वो नॉन स्टेशनरी बन जाता है। अब ये तीनों इम्पैक्ट अगर हमारे मॉडल में हैं, इस वक्त जो हमारे पास मॉडल है वो टाइम सीरीज मॉडल है। ओके, अब जो टाइम सीरीज मॉडल है, टाइम सीरीज मॉडल और ईयरली मॉडल है। अगर तो क्वार्टरली मॉडल होता, मंथली होता, डेटा क्वार्टरली होता या डेटा मंथली होता, तो सीजन का इम्पैक्ट भी हमारे मॉडल में आ सकता था। लेकिन अगर डेटा ईयरली है, ईयरली डेटा में सीजनैलिटी का इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, और जो बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशन है वो भी ज्यादातर क्वार्टरली डेटा में ही होती है, लेकिन उसको हम ईयर में भी इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है उसका इम्पैक्ट जो ईयरली भी हमारे डेटा में शो हो रहा हो, या वो हमारे वेरिएबल की स्टेशनैरिटी जो है उसको अफेक्ट कर रहा हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप स्टेशनैरिटी लाजमी चेक करें। मैं यहाँ से आपको एक्चुअली ये जूम का जो सामने मुझे नजर आ रहा है, ये इंटरप्ट कर रहा है। मैं अलग से मैंने एक कमांड रखी हुई है, मैं वो कमांड रन कर रहा हूँ। ये मैं एक टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं यूनिट रूट टेस्ट। आपको टाइम सीरीज कॉर्नोमेट्रिक्स अभी इतनी तो नहीं पढ़ाई गई कि मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊं। डिकी फुलर टेस्ट है बेसिकली। ये टेस्ट, इस टेस्ट का काम क्या है? ये डिटेक्ट करता है कि मॉडल में इस वक्त स्टेशनैरिटी होल्ड कर रही है या स्टेशनैरिटी होल्ड नहीं कर रही। इसको हम यूनिट रूट टेस्ट भी कहते हैं। यूनिट रूट क्यों कहते हैं? नॉन स्टेशनरी डेटा का मतलब है कि वेरिएबल यूनिट रूट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और स्टेशनरी डेटा का मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है वो यूनिट रूट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा। यानी नॉन स्टेशनरी डेटा का मत को हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट रूट प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है इस वेरिएबल में, और जो वेरिएबल स्टेशनरी है उसके लिए हम कहते हैं कि यूनिट रूट का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसलिए हम इसको यूनिट रूट भी कहते हैं। नॉन स्टेशनैरिटी और यूनिट रूट एक ही चीज है। ये एक डिकी फुलर एक टेस्ट है, दो लोगों ने मिलकर दिया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम है। मैं इस टेस्ट को रन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जो वेरिएबल इस वक्त रख रहा हूँ वो जो हमारा हमने अपने जितने भी मॉडल के वेरिएबल हैं, चाहे वो डिपेंडेंट है चाहे वो इंडिपेंडेंट है, हमने उन सब वेरिएबल्स को एक एक बार उनके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करना है। टेस्ट है ट्रेंड मीन, मैं टाइम इसमें टाइम भी ऐड कर रहा हूँ, और लैग्स आप 1 2 3 4 कर सकते हैं। मैंने अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वैसे लैग सिलेक्शन हम खुद से नहीं करते होते, उसके लिए भी टाइम सीरीज में जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। AIC है, अकेक इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया, इसी तरह SIC है, श्वास इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया। तो वही बेसिकली हमें गाइड करते हैं कि हमें लैग्स कितने लेने होते हैं, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं सिर्फ फर्स्ट लैग ले रहा हूँ। इस टेस्ट का एच नॉट क्या है? इस टेस्ट का एच नॉट है कि डेटा नॉन स्टेशनरी है, यानी डेटा में यूनिट रूट का इशू इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। डेटा मीन वेरिएबल, जिस वेरिएबल के ऊपर हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल नॉन स्टेशनरी है। जैसे ही मैंने एंटर किया, अब इसका एच नॉट क्या है कि डेटा नॉन स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनरी का मतलब क्या है? नॉन स्टेशनरी का मतलब है कि उसमें यूनिट रूट का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, और इस टेस्ट की प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 0.6160। और आपको पता है कि वेन एवर द प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0.05, तो हम अपने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया, आपके सामने है, और ये 0.05 से अबव है। 0.05 से अबव का मतलब है एच नॉट एक्सेप्ट हो रहा है। एच नॉट क्या है? डेटा नॉन स्टेशनरी है, मतलब डेटा यानी जिस वेरिएबल के ऊपर हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो उस वेरिएबल का मीन और उस वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये वेरिएबल यूनिट रूट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, और इस एच नॉट को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ डिकी फुलर टेस्ट। तो ये जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे मॉडल में, जितने भी हम, जैसे कि हमने जो वेरिएबल अपने मॉडल में दो वेरिएबल रखे हुए हैं, एक कंजम्पशन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक सैलरी वेज गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के वेजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमें वन बाय वन उनके ऊपर जो है वो टेस्ट अप्लाई करना है। तो मैं जो है वो, सॉरी सर, ये यहाँ से मैं वन बाय वन जो है इसके ऊपर ये टेस्ट दोनों वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करता हूं, और दोनों वेरिएबल ही जो है वो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं कि दोनों वेरिएबल ही
नॉन स्टेशनरी हैं, कोई भी वेरिएबल इनमें से स्टेशनरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने इससे पहले जो रिग्रेशन मॉडल रन किया था तो उसके रिजल्ट्स स्पूरियस थे, फेक थे। वी कैन नॉट रिपोर्ट दीज रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल अनटिल के वी मेक श्योर कि हमारा जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो स्टेशनरी है। तो अब क्या करें, स्टेशनरी कैसे बनाएं? तो स्टेशनरी वेरिएबल बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते होते हैं, हम डेटा का डिफरेंस ले लेते हैं। डेटा का डिफरेंस का मतलब क्या है? आज की वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू, यानी जैसे अगर डेटा डेली होता तो मैं आज की वैल्यू में से पिछले साल की वैल्यू माइनस कर देता। एनुअली डेटा है तो इसका मतलब है मैं इस साल की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएबल स्टेशनरी बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये करके दिखाता हूं, मैं करता हूं जेन, मैं कहता हूं एक वेरिएबल जनरेट करो जेन डी, और डी कंजम्पशन, मैंने इसका नाम रख दिया, डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे D1 लिख रहा हूँ, D1 कंजम्पशन। अच्छा, ये D1 आपने डमी वाले, चले मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, FIRST स्लैश अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर एक्सेप्ट करता है, बाकी अगर आप देंगे तो मसला कर जाएगा। मैंने इसको फर्स्ट डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन के नाम से मैं एक वेरिएबल जनरेट कर रहा हूँ। फर्स्ट डिफरेंस कंजम्पशन, मैं इसको कह रहा हूं एक वेरिएबल जनरेट करो जिसका नाम रखो फर्स्ट डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन। और कैसे जनरेट करो, मैंने सिंपली क्या कहना है, मैंने कहना है D1 डॉट, और उसके बाद मैंने ये कंजम्पशन जो वेरिएबल है इसको लिख देना है। तो क्या करेगा स्टेटा, कंजम्पशन के नाम से जो उसके पास वेरिएबल है उसका फर्स्ट डिफरेंस लेके उस फर्स्ट डिफरेंस को वो एज अ वेरिएबल जनरेट करेगा और उस वेरिएबल का नाम रखेगा फर्स्ट डिफरेंस कंजम्पशन। मैंने एंटर कर दिया, उसने कहा एक वैल्यू मिस होगी। कैसे मिस होगी ये मैं आपको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्राउज, ब्राउज कब यूज करते हैं, जब हम डेटा को देखना चाह रहे होते हैं तो हम उसको कह देते हैं कि यार डेटा को ब्राउज करके हमें दिखा दो। जिस भी वेरिएबल को आपने देखना है उसको ब्राउज के बाद आप उसका नाम लिख दें तो वो दिखा देगा। अब आप देखें, ये है जी हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल कंजम्पशन, और ये है उस वेरिएबल का फर्स्ट डिफरेंस। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वेरिएबल, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस वेरिएबल। वही वैल्यू इसी वेरिएबल का हमने फर्स्ट डिफरेंस लिया है। पहला साल स्किप कर दिया क्योंकि इसका डिफरेंस लेने के लिए हमारे पास 1919 की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो 1919 की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, इसलिए पहले साल की वैल्यू ये स्किप कर देगा। उसके बाद हर साल की वैल्यू जो है वो ये हमें प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल इसी तरह हम एक और वेरिएबल जनरेट करेंगे, वो क्या होगा, उसको भी हम यही नाम देंगे फर्स्ट डिफरेंस। लेकिन इस बार हम किसका फर्स्ट डिफरेंस ले रहे हैं, इस बार हम फर्स्ट डिफरेंस ले रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, दूसरे वेरिएबल का जिसको हमने अपने मॉडल में एज एन इंडिपेंडेंट शामिल करना है। तो मैं इसको भी जो है अपने वेरिएबल में मॉडल में शामिल कर देता हूं। तो दो वेरिएबल जनरेट हो गए। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट टास्क? नेक्स्ट टास्क ये है कि अब हमें यही एस्टिमेशन दोबारा से रन करनी है जो हमने पहले रन की थी, लेकिन उसमें हमने अपने वेरिएबल्स को उनके फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर लेना है। और जो वेरिएबल स्टेशनरी होगा उसको फर्स्ट डिफरेंस पे लेने की जरूरत नहीं है। यानी वेरिएबल वही है लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन भी वही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी आपके लेवल पे आप इसको वैसे ही इंटरप्रेट कर दें, लेकिन ये कि इसको अब आप जो भी वेरिएबल नॉन स्टेशनरी होता है उसको फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू की बजाय उसकी फर्स्ट डिफरेंस वैल्यू के ऊपर जो है वो अपने मॉडल में शामिल किया जाता है। रिग्रेस फर्स्ट डिफरेंस को एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल लो और फर्स्ट डिफरेंस ऑफ वेज गवर्नमेंट को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लो, और इसके साथ D1 भी हम ऐड कर देते हैं जो कि बेसिकली क्या है, हमारा स्ट्रक्चरल ब्रेक को कैप्चर करेगा। अब मैंने इसको एंटर कर दिया। अब देखिए, पहले ये वेरिएबल सिग्निफिकेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, और अब ये वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉन स्टेशनरी वेरिएबल्स को स्टेशनरी बनाए बगैर मॉडल में रन करेंगे, अपने मॉडल में शामिल करेंगे, तो वो रिजल्ट्स आपके स्पूरियस कहलाएंगे। तो टाइम सीरीज डेटा जब भी आपने रन करना है तो उससे पहले मेक श्योर करना होगा कि हमारा डेटा स्टेशनरी है। अगर आपका डेटा स्टेशनरी नहीं है तो आपके एस्टिमेट्स स्पूरियस हैं, फेक हैं, वो एक्चुअल रियलिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट
नहीं कर रहे। क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट माय पॉइंट, गेट माय पॉइंट? स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल ब्रेक और स्टेशनैरिटी का टॉपिक क्लियर है आपको? जी सर। यस सर। यस सर, बिल्कुल। ओके, इन टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हैं कि ये क्यों यूज किए जाते हैं? जी जी बिल्कुल। और अगर हम ये यूज नहीं करें, मेक श्योर नहीं करें, और इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ओएलएस एस्टिमेटर है वो भी क्लियर है? Can we move for Yes. next topic, auto correlation? Can we move to next topic? Sure. Okay. नेक्स्ट टॉपिक जो आज का हमारे आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। कि हमें ये भी देखना है कि डेटा हम जो मॉडल, जिस मॉडल के एस्टिमेट्स को हम एज अ रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस डेटा में कहीं ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर तो ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हम अपने रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे एफिशिएंट नहीं है, हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसके लिए मैं पुराना ही मॉडल लूंगा, मैं नया मॉडल नहीं लूंगा, यानी स्टेशनैरिटी वाला मॉडल मैं यहाँ पे शामिल नहीं लूंगा। उसकी कुछ रीजन है। उसकी रीजन ऐसी है क्योंकि मैंने जो आपको हैंड आउट, इसके बाद मैंने आपको जो सेंड करना है, जो हैंड आउट मैंने आपको प्रोवाइड करना है, उसमें वो इसी वेरिएबल के ऊपर ये काम कर रहा है। वो स्टेशनैरिटी का उसने उसमें डिस्कस नहीं किया हुआ। स्टेशनैरिटी का मैंने खुद से उसमें ऐड किया है। उसने स्टेशनैरिटी को डिस्कस नहीं किया। उसने इवन जो मैं आपसे हैंड आउट शेयर करूंगा उसमें उसने डमी को भी जो है वो डिस्कस नहीं किया हुआ। उसने सिर्फ इसमें ऑटो कोरिलेशन को और आर्च मॉडल को डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये कि मैं आपको ये कमांड्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा और ये स्टेशनैरिटी के भी हैंड आउट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा, बट डेटा उसका डिफरेंट हो सकता है। और मैं आपको स्ट्रक्चरल ब्रेक वाला हैंड आउट भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसका भी डेटा डिफरेंट होगा। आपने बस एक फाइल होगी, उस फाइल में कुछ कमांड्स होंगी, वो कमांड्स आप चलाते जाएंगे तो ये सारे टेस्ट परफॉर्म होते जाएंगे और उनकी उन हैंड आउट्स में जो है वो पूरी पूरी डिटेल पड़ी हुई होगी। चलिए जी, अब नेक्स्ट टास्क जो है वो हमारा है कि हम जा रहे हैं ये देखने के डेटा में ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। तो मैंने सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले हम अपना मॉडल रन करते हैं। हमने मॉडल रन कर दिया। आपको सर ने एक टेस्ट करवाया होगा, डर्बन वाटसन टेस्ट करवाया है, कुछ याद है? डिस्कस, ऐसा कुछ नाम सुना आपने, डर्बन वाटसन टेस्ट? चले, नहीं भी सुना तो मैं ये बता देता हूँ। डर्बन वाटसन टेस्ट एक टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है कि डेटा जो कि हमारा मॉडल, अब यहाँ पे मैं डेटा का लफ्ज यूज नहीं करूंगा, अब मैं मॉडल का लफ्ज यूज करूंगा। पहले मैं डेटा डेटा का लफ्ज यूज कर रहा था कि डेटा में स्ट्रक्चरल ब्रेक है या नहीं है, डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। अब मैं मॉडल का लफ्ज यूज कर रहा हूँ क्योंकि अब हम पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो पोस्ट जो ये हमारा बेसिकली ये रेजिजुअल के ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि आपने एक जब इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी होगी ना तो आपने देखा होगा एक हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है और एक हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जिसको हम प्रिडिक्टेड वाई और वाई हैट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस हमारी रेजिजुअल होती है। और ये जो ओएलएस की अजम्पशन है, जैसे कि हेटेरोस्क्लेरोसिटी की अजम्पशन आपने पढ़ी थी, इंडोजेनिटी की अजम्पशन आपने पढ़ी थी, ऑटो कोरिलेशन की अजम्पशन आपने पढ़ी थी, ये सब इसकी एरर टर्म के बारे में है कि हमारे मॉडल की जो एरर टर्म है उसकी आज की वैल्यू अगर प्रीवियस वैल्यू के साथ उसका कोई कोरिलेशन नहीं है तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर उसका कोरिलेशन है तो इसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले जो सबसे बेसलाइन मॉडल है, इसमें जो मेथड सबसे बेसलाइन मेथड जो इसमें यूज होता है दैट इज डर्बन वाटसन टेस्ट। तो मैंने उसकी ये कमांड दी है। डर्बन वाटसन टेस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि अगर मैं इस टेस्ट की वैल्यू जो है वो लाई करती है आई थिंक बिटवीन 0 to 4। और डर्बन वाटसन कहता है कि अगर मैं मेरे टेस्ट की वैल्यू जो है ये किसी के नाम से है, जिसने ये टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया था उसके नाम से डर्बन वाटसन, कि मेरे टेस्ट की अगर वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 2 आ जाती है तो उसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वैल्यू 2 से अबव या 2 से बिलो है तो उसका मतलब है ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम है। अगर 2 से अबव है तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है और अगर 2 से बिलो है तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है।
लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ये बहुत मुश्किल है कि डर्बन वाटसन की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 2 है। तो हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे भी टीचर हमें बताते थे कि प्रैक्टिकली हम इसको, अगर ये 1.7 भी है या 1.7 से थोड़ा अबव, 1.7 या इससे अबव है, 2 नहीं है, 1.7 या इससे अबव है, तो भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऑटो का प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह अगर 2 से थोड़ा सा अबव है, ज्यादा नहीं, 2.3 है, 2.2 है या 2.1 है, तो भी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि डेटा में यानी हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रू आना पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केसेस में आता है। बहरहाल मैंने ये टेस्ट रन किया, इसकी वैल्यू डर्बन वाटसन टेस्ट, इसका कोई एच नॉट नहीं है, इसका एच नॉट ये सिंपल है, इसकी वैल्यू 2 से अबव है या 2 से बिलो है, हम सिर्फ ये देखते हैं। डर्बन वाटसन की वैल्यू इस वक्त हमारे पास आ रही है तकरीबन 0.50, और ये 2 से बहुत बिलो है। इसका मतलब है कि डेटा में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम, हमारे इस मॉडल में ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे ये जो एस्टिमेट्स हैं ये एफिशिएंट नहीं है, इनका वेरिएंस मिनिमम नहीं है। लेकिन अब यहाँ आगे इसको रिमूव कैसे करना है ये बात की बात है, लेकिन अभी मैं आपको इसकी डिटेक्शन पढ़ा रहा हूँ। अब डर्बन वाटसन जो है, जब ये टेस्ट हम अप्लाई करते हैं तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। पहली, एक तो इसकी थोड़ी सी वीकनेस है। वीकनेस का मतलब ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की ऑटो कोरिलेशन, यानी हम ये सिर्फ इतना बताता है कि 1923 की वैल्यू 1922 के साथ कोरिलेट कर रही है या नहीं, इससे पीछे नहीं बता पा रहा। सेकेंडली, इसकी एक अजम्पशन होती है कि हमारे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज स्ट्रिक्टली एक्सोजेनस। अब सर ने आपको एक अजम्पशन पढ़ाई होगी इंडोजेनिटी की। इंडोजेनिटी का मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर टर्म ऑफ द मॉडल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर तो कोरिलेशन नहीं है तो वो वेरिएबल स्ट्रिक्टली एक्सोजेनस है, और अगर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरर टर्म के साथ कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, तो वेरिएबल का जो एस्टिमेट है दैट विल बी बायस्ड। तो ये आपने एक अजम्पशन पढ़ी हुई होगी। तो एग्जोजनस वेरिएबल होगा तो ये टेस्ट बेटर परफॉर्म करेगा, अगर हमारा वेरिएबल एग्जोजनस नहीं है तो फिर ये टेस्ट भी हमें मिसलीड कर सकता है। तो ये अगर थ्योरेटिकली, ये तो हमें अब बेसिकली थ्योरेटिकली देखना पड़ता है, लेकिन मैं एज एन इकोनॉमिक्स टीचर जो है वो मैं बताऊं तो ये मॉडल हमारा जो है वो प्योरली एग्जोजेनस नहीं है इस वक्त, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से इफेक्ट होती है और इनकम कंजम्पशन से भी इफेक्ट होती है। तो इसलिए एक फिर ऑल्टरनेटिव टेस्ट प्रोवाइड किया गया, डर्बन ऑल्टरनेटिव टेस्ट, जो जिसको मॉडिफाई किया गया, और मॉडिफाई करके ये स्ट्रिक्ट एक्सोजेनिटी की जो अजम्पशन है वो रिक्वायर नहीं करता, क्योंकि बहुत कम रेयर वेरिएबल होते हैं जो कि एक्सोजेनस हों। बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि एंडोजेनस ही होते हैं, इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के। तो मैंने दोबारा से जो है वो ये टेस्ट अप्लाई किया, और ये अब जो टेस्ट है इसका प्रॉपर एक एच नॉट है, डर्बन अल्टरनेटिव टेस्ट। इसका एच नॉट है देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन, और सीरियल मीन ऑटो, आपके लेवल के ऊपर आप ऑटो और सीरियल को सेम ही समझे, आप इसको ज्यादा इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी डिफरेंस क्या है। तो वो थ्योरेटिकली डिफरेंस जरूर है, लेकिन रिपोर्टिंग एक ही तरह होती है। देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन, एच नॉट है, और आप देखें कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो इसका मतलब है कि हम अपना ये एच नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव कि सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम मॉडल में एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और टेस्ट है जो हम अप्लाई करते हैं, वो भी ऑटो कोरिलेशन के लिए ही है। इसको हम ब्रश पैगान गॉडफ्रे टेस्ट के नाम से ये जाना जाता है। ये इसकी कमांड है, मैंने इस कमांड को रन किया, इसका भी एच नॉट यही है, देयर इज नो सीरियल कोरिलेशन, और एच नॉट अगेन रिजेक्ट हो रहा है। हमने 3 टेस्ट अप्लाई किए, हमने डर्बन वाटसन टेस्ट अप्लाई किया, हमने ऑल्टरनेटिव डर्बन वाटसन टेस्ट अप्लाई किया, और हमने ब्रश पैगान गॉडफ्रे टेस्ट को, एलएम टेस्ट को भी अप्लाई किया। तीनों टेस्ट ने हमें इंडिकेट किया कि डेटा में ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमें फिर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जब तक कि ये प्रॉब्लम हम मॉडल से रिमूव नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं करेंगे, हम अपने मॉडल के रिजल्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं कर हेलो। पाएंगे, हम, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स एफिशिएंट नहीं हैं। जी सर।
डॉक्टर साहब आवाज आ रही? हेलो डॉक्टर साहब आवाज आ रही? जी सर। ओके ओके। डॉक्टर साहब एक्सटेंड कर सकते हैं सेशन को या यहाँ पे वाइंड करना है? वाइंड अप करना है या थोड़ा एक्सटेंड कर लो इसको? ये कर सकते हैं एक्चुअली। मेरा थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम कर रहा है। कर सकते हैं हम इसको एक्सटेंड। मैं ये ओके बताना चाह रहा था आपको कि हमने अ, जी 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 अभी आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी जी मैंने डॉक्टर इनको साहब आ रही है एक्सटी डॉक्टर साहब। सीरियल टेस्ट करवाया था पैनल डाटा के अंदर। वो एक्सटर्नल पैनल कमांड है। ठीक। उसको जी जी उसमें हम यही करते हैं, ब्रूस बगान गॉडफ्रे टेस्ट को ही टेस्ट करते हैं। जी 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 तो इन्होंने डबल बिल्कुल वाटसन भी नहीं पढ़ा और ये अल्टरनेटिव भी नहीं जी पढ़ा। जी तो ये ब्रूस बुगान को हम एक्सटर्नल कमांड के साथ करते हैं ना, एक्सटी सीरियल के साथ। जी जी वो जी जी एग्जैक्टली पैनल वेरिएबल बना के जी जी तो एग्जैक्टली फिर हम करते हैं। एग्जैक्टली तो वो इन्होंने जी जी। किया हुआ है। बहरहाल ये एक्सटेंशन हो गई, इनके नॉलेज में इजाफा हो गया कि हम ये इसको ये एक्चुअली टाइम सीरीज डेटा में डॉक्टर साहब टाइम सीरीज डेटा पे हम यही अप्लाई कर रहे होते हैं ना, डर्बन वाटसन जी और वो एक्सटी सीरियल, उसकी थोड़ी अजम्पशंस और हैं, इसकी जी अजम्पशंस थोड़ी वेरी करती हैं, उसकी अजम्पशन थोड़ी वेरी करती हैं। चले अब नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ टू रिमूव इट। अच्छा पहले लेट मी टेल यू पीपल कि आपने इसकी जो रिमूवल है, आपको क्योंकि डॉक्टर साहब ने पैनल डेटा करवाया है, तो जिस तरीके से हम टाइम सीरीज डेटा में इसकी इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं अपने, या इसको टैकल करते हैं आप इसको, या ओवरकम करते हैं आप इसको, ऐसे कह लें, पैनल में आप उसको इस तरह नहीं कर सकेंगे जिस तरह हमने टाइम सीरीज में हमारे पास जिस तरह ऑप्शन है, पैनल में इस तरह हमारे पास ऑप्शन नहीं है। उसकी रीजन क्या है? अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पैनल में अगर आप ये कहेंगे करेंगे तो आपका पैनल ही चेंज हो जाएगा, वो स्टैटिक से डायनामिक पैनल बन जाएगा। तो इसलिए आपने पैनल में, इसीलिए आप देखें पैनल में हम उसको मेथड ही चेंज कर देते हैं ओएलएस का, यानी हम उस मॉडल को ओएलएस से एस्टिमेट ही नहीं करते। अगर पैनल में ये प्रॉब्लम हो तो हम जीएलएस की तरफ चले जाते हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वेयर की तरफ। तो बहरहाल इस मॉडल में, ये जो मॉडल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, अब इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम ना हो तो हमने क्या करना है? थ्योरी ये कहती है एक टेस्ट होता है, एक मेथड होता है, उसको आपने टाइम सीरीज में एक अजीब सा नाम है, कॉकरेन आइटरेटिव मेथड। तो कॉकरेन ऑर्कट आइटरेटिव मेथड नाम बहुत डिफिकल्ट है लेकिन काम बहुत आसान है। वो कहता है कि अगर आपके मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन का मतलब है कि आपका वेरिएबल की, मॉडल की आज की एरर टर्म की वैल्यू प्रीवियस ईयर्स के या प्रीवियस जो क्वार्टर्स के एरर टर्म्स के साथ कोरिलेट कर रही है, तो आप इसको एज एन इंफॉर्मेशन अपने मॉडल में शामिल कर लें। कैसे? वो कहते हैं आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पिछले साल की वैल्यू है उसको भी एज एन इंडिपेंडेंट अपने मॉडल में शामिल कर ले। मैंने कमांड क्या दी? एल डॉट कंजम्पशन, क्योंकि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन है, एल स्टैंड्स फॉर लैग, एल स्टैंड्स फॉर लैग। तो जैसे ही मैंने ये कमांड में प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे एल स्टैंड, तो यहाँ और अब मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग भी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे मॉडल में शामिल हो गया है। मैंने पहला लैग शामिल किया, जस्ट फर्स्ट लैग, और मैं फिर से इस मॉडल को एस्टिमेट करता हूँ। मैं फिर से इस मॉडल को एस्टिमेट करता हूँ। तो जैसे अब इसको एस्टिमेट करके एक बार फिर हमें यह देखना है कि ये प्रॉब्लम हमारा जो आया था ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। मैं फिर से टेस्ट लगाता हूं, आप देखें अब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नो सीरियल कोरिलेशन का हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा है, पहले रिजेक्ट हो रहा था, अब एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लैग जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो अपने मॉडल में शामिल कर लिया। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टाइम सीरीज डेटा है और उसमें ऑटो कोरिलेशन है, समटाइम क्या होता है बेटा, समटाइम ऐसा होता है कि पहला लैग ऐड करने से भी ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, क्योंकि पहले लैग का मतलब है पिछले साल की वैल्यू के साथ जो कोरिलेशन था वो तो हमने कैप्चर कर लिया, उससे जो पिछले साल का अगर होगा तो वो कैप्चर नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हम दूसरा लैग भी जो है वो अपने मॉडल में शामिल कर लिया करते हैं। तो आप एक यहाँ पे वो मैं नहीं करवा रहा आपको कितने लैग्स मॉडल में शामिल करने चाहिए। एक बहुत अच्छा मेथड होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, कोरेलोग्राम।
कोरेलोग्राम बिल्ड इन होता है उसमें, ई व्यूज में तो वो बिल्ड इन होता है, लेकिन यहाँ पे उसको एक्सटर्नली जो है वो कमांड्स के जरिए लेके आना पड़ता है। मैंने उसके ऊपर इसलिए वर्क नहीं किया कि मुझे ना ये आइडिया नहीं था कि आपने किस लेवल तक की इकोनोमेट्रिक्स को डिस्कस किया हुआ है। कोरेलोग्राम बेसिकली आपको बता देता है कि कितने लैग्स मॉडल में शामिल करने चाहिए और कौन कौन सा लैग मॉडल में शामिल करना चाहिए। लेट्स सपोज पहला लैग, यानी अगर हम 2023 में आए तो पिछले साल की वैल्यू को बस एज एन इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल कर लें, या उससे पीछे किसी और साल की वैल्यू को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल कर लें, तो वो कोरेलोग्राम जो है वो हमें ये आइडेंटिफाई करके दे दिया करता है। बहरहाल अभी आप इसको इतना ही समझे कि अब अगर हमारे मॉडल में ऑटो कोरिलेशन है और हमने इन टेस्ट के जरिए वो आइडेंटिफाई कर ली है, तो उस वेरिएबल से उस मॉडल के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करने से पहले टाइम सीरीज डेटा में डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को मॉडल में शामिल कर लें। लेकिन पैनल में आप ये नहीं कर सकते, पैनल में करेंगे तो मसाइल बढ़ जाएंगे, वहां आपको मेथड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आप OLS को यूज कर सकते हैं अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को एज एन एडिशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल में शामिल कर ले। तो दिस वाज ऑल अबाउट के ऑटो कोरिलेशन क्या है, ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट कैसे होती है, ऑटो कोरिलेशन रिमूव कैसे होती है। एक छोटी सी चीज जो मुझसे मिस हो गई अभी मेरे ज़हन में आया, जब हम वेरिएबल को स्टेशनरी बना रहे थे तो मैंने क्या किया, अगर आपको याद हो, उसको स्टेशनरी बनाने के लिए मैंने सिर्फ फर्स्ट डिफरेंस लिया वेरिएबल का। तो समटाइम ये होता है कि फर्स्ट डिफरेंस लेने के बावजूद भी जो वेरिएबल है वो स्टेशनरी नहीं होता, तो फिर क्या करें, ये एक नया सवाल है। जैसे कि पहले मैंने वेरिएबल जो था वो लेवल पे था, कंजम्पशन उसका लेवल है, उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया, वो नॉन स्टेशनरी निकला। मैंने उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया और मैंने फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर मॉडल रन कर दिया, ये मेक श्योर किए बगैर कि फर्स्ट डिफरेंस इटसेल्फ स्टेशनरी है या नहीं है। तो मैं दोबारा से फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर भी जो है वो टेस्ट अप्लाई करता हूं, तो आप देखें फर्स्ट डिफरेंस भी हमारा स्टेशनरी नहीं निकला। डॉक्टर साहब ये जरा देखिएगा, फर्स्ट डिफरेंस भी हमारा स्टेशनरी नहीं है, तो इसका मतलब है मॉडल में वेरिएबल को फर्स्ट डिफरेंस पे भी मॉडल में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फर्स्ट डिफरेंस पे भी स्टेशनरी नहीं हुआ। तो फिर क्या करें, अगर वेरिएबल पहला डिफरेंस लेने के बावजूद भी स्टेशनरी नहीं है, तो फिर हमें अपने वेरिएबल के सेकंड डिफरेंस पे जाना पड़ेगा, हमें एक और वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं अब वो जनरेट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं D2 और आगे लफ्ज यूज करता हूं कंजम्पशन। मैं कह रहा हूं इसको कि तुम खुद से कंजम्पशन का सेकंड डिफरेंस लो, उसको क्रिएट करो और क्रिएट करके उसके ऊपर डिकी फुलर टेस्ट लगा दो। मैंने ये उसको कमांड दे दी। तो अब जो एक स्टेप हमने पहले किया था कि फर्स्ट स्टेज में हमने वेरिएबल क्रिएट किया और फर्स्ट क्रिएट करने के बाद हमने उसके ऊपर टेस्ट लगाया, वो क्रिएशन वाला स्टेप ये खुद ब खुद कर जाएगा। हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट डिफरेंस स्टेशनरी नहीं है, तो हमने इसे कहा तुम सेकंड डिफरेंस को देख लो। तो जब मैंने सेकंड डिफरेंस के ऊपर ये टेस्ट लगाया तो आप देखें अब H0 रिजेक्ट हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ये हमारा वेरिएबल स्टेशनरी है। बेटा जी, जो वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी होता है उसको हम I0 कहते हैं, इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0। जो वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद स्टेशनरी हो जाता है उसको हम एक टाइम सीरीज डेटा में कहते हैं I1, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेटेड 1, और जो सेकंड पे आएगा दैट विल बी I2। अब ये क्या कह रहा है कि आप अपना मॉडल रन करेंगे अगर, तो आप अपने इस वेरिएबल को के सेकंड डिफरेंस को एज एन वेरिएबल अपने मॉडल में शामिल करेंगे, ना फर्स्ट को ना लेवल को, बल्कि सेकंड वेरिएबल को। इसी तरह आप दूसरे वेरिएबल के ऊपर भी कर सकते हैं, जो कि हमारा जितने भी वेरिएबल हैं उनको आपने सबको, आप देखें मैं दोबारा से कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई करो। पहले मैंने इसे फर्स्ट डिफरेंस पे कहा, जैसे मैं इसको फर्स्ट डिफरेंस का कहता हूं, देखते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस के बाद ये स्टेशनरी होता है, ये स्टेशनरी हो गया है, इसका सेकंड डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, इसका सेकंड डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कंजम्पशन जो है उसका सेकंड डिफरेंस मॉडल में लिया जाएगा। मैं दोबारा से मॉडल रन करूंगा, अब मैं लिखूंगा D2 डॉट, यानी कंजम्पशन के सेकंड डिफरेंस को एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल लो
और D1 डॉट, और ये जो हमारा इनकम का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एज एन, उसका फर्स्ट डिफरेंस जो है वो अपने मॉडल में शामिल करो। और फिर से मैं अब रन करता हूं दोबारा से ये एस्टिमेशन। तो ये एस्टिमेट आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके मॉडल में ऑटो नहीं है। और अगर ऑटो है, लेट्स सपोज कि आपके मॉडल में ऑटो भी है, तो फिर आपको D2 का लैग यहाँ पे अपने मॉडल में शामिल करना पड़ेगा, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप अपने मॉडल के रिजल्ट्स जो है वो एस्टिमेट कर सके। तो बॉटम लाइन क्या है, मैं इसको समराइज करता हूं। अगर आपके पास डेटा जो है वो टाइम सीरीज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल में किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक तो नहीं। उसका सबसे पहले बेहतर हल होता है कि आप उसका ग्राफ बना लें, वहां से आपको अगर आइडेंटिफाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर दें। जो मैंने उस टेस्ट की कमांड अप्लाई मैंने आपसे शेयर की है, वो टेस्ट खुद आइडेंटिफाई कर देगा कि किस साल में स्ट्रक्चरल ब्रेक है, उस साल का डमी क्रिएट कर ले। और उसके बाद फिर मेक श्योर करें, ये प्री एस्टिमेशन टेस्ट हैं, कि डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। उसके लिए डिकी फुलर टेस्ट जो है, या यूनिट रूट, डिकी फुलर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूनिट रूट टेस्ट हम इसको कहते हैं। बस आपको मैंने डिकी फुलर ही करवाया है, ये इतना भी इनफ है आपके लिए। तो आप क्या करें, यूनिट रूट टेस्ट अप्लाई करें। और अगर लेवल के ऊपर स्टेशनरी नहीं है तो उसका फर्स्ट डिफरेंस लें, फिर उसको भी चेक करें। फर्स्ट डिफरेंस नहीं है तो फिर सेकंड लें, उसको भी चेक करें। ठीक है। और अगर डेटा जो है वो जिस डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी हो जाए, उसी डिफरेंस के ऊपर फिर आपने उसको मॉडल में शामिल करना है। और जब आप अपना मॉडल रन कर लें, तो उसके बाद फिर टाइम सीरीज मॉडल में पोस्ट एस्टिमेशन जो टेस्ट है वो है सीरियल कोरिलेशन या फिर ऑटो कोरिलेशन का। उसमें फिर आपके पास 3 टेस्ट हैं, डरबन है, डरबन अल्टरनेटिव है, और आपके पास ब्रश पेगान गॉडफ्रे टेस्ट है। अगर तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर तो ठीक है, और अगर डेटा में ऑटो कोरिलेशन या सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल के लैग को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने मॉडल में शामिल करना होगा। फिर आप अपने मॉडल के रिजल्ट्स रिपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर, थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? जी No, sir. Thank you so much for the knowledge and time effort. थैंक यू सर, वेलकम, वेलकम यू ऑल सर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है जी? हेलो जी जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप थोड़ा सा इनको ऐसे थोड़ा सा टच दे देते इसका कि भाई इन मॉडल्स के हम नाम क्या रखते हैं। जैसे आपने ऑटो रिग्रेसिव मॉडल करवाया जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग दे देते हैं। जी तो ये जो स्टेशनरिटी के हवाले से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो इन्होंने मॉडल तो एक ही किया, तो इसका भी थोड़ा सा ऐसे डॉक्टर साहब, इसमें ना मैं ट्राई करता हूँ कि, या अपने हैंडआउट्स में डाल दीजिए। हाँ मैं कुछ करता हूँ, मैं इसको फिर बच्चों को तो मैंने नहीं बताया कि ये ऑटो रिग्रेसिव मॉडल क्या रहता है जिसमें हम, लेकिन डॉक्टर साहब उसमें ना फिर ये है कि अगर मैं इनको AR की तरफ लेके जाऊं, तो फिर AR वेरिएबल्स में सिर्फ वेरिएबल के अपने ही लैग होते हैं, उसमें कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल शामिल नहीं होता। इसलिए मैंने उसकी तरफ AR की तरफ नहीं लेके गया बच्चों को। AR मॉडल एक वेरिएबल है, एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक वेरिएबल सिर्फ अपने प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इसके अलावा उसमें कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको उनकी प्रीवियस वैल्यूज ही बेस्ट एक्सप्लेन कर रही होती हैं। तो ये तो जो आज मैंने करवाया बेसिकली तो ये मल्टीवेरिएट है। मैं हैंड आउट से शेयर करूंगा, उसमें ये चीजें काफी डिटेल में लिखी हुई हैं, इनको मैं आई होप कि इनको समझ आ जाएगी उसकी। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, हम आपको अभी खुदा हाफिज नहीं कहेंगे, आपको अगले सेशन में भी हम बुलाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक हम करेंगे। सेशन ये